अस्सलाम वालेकुम। देसी डॉक्टर डायरीज में आज हम एंटीबायोटिक्स और उससे खड़े होने वाले एक बहुत ही बड़े ग्लोबल इशू पे बात करेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है? आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ बताती हूँ। एंटीबायोटिक किसके खिलाफ काम करता है? जरासीम के खिलाफ। लेकिन यही एंटीबायोटिक अगर जरासीम के खिलाफ असर ना रखे, उसका असर खत्म हो जाए, तो इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। आगे डिटेल में बात करते हैं, लेकिन पहले आपको एक एंटीबायोटिक की हिस्ट्री बता दूं। आज से तकरीबन 100 साल पहले हमारी सोसाइटी में एंटीबायोटिक्स अवेलेबल नहीं थी। उस ज़माने में कोई वबा आती थी, तो बहुत ज़्यादा डेथ्स होती थी। कोई एक सिंपल खाली डायरिया से ही डेथ हो जाती थी। इस तरह की कोई भी छोटी-सी बीमारी आती थी। उसके बाद जो इनिशियल एक इफ़ेक्टिव किस्म की जो एंटीबायोटिक डेवलप हुई थी 1928 में और 1945 में, उसको जिसको पेनिसिलिन कहते हैं, 1945 में उसको कमर्शियल लेवल पे डेवलप किया गया था, बनाया गया था और फिर हॉस्पिटल्स में सप्लाई किया गया था। इसके बाद यकदम बहुत ही कम रेट हो गया था डेथ्स का और ये बड़ी इफ़ेक्टिव एक चीज़ साबित हुई थी। 1940 से लेके 1960 तक बहुत सारे एंटीबायोटिक्स डेवलप हुए थे। इसको गोल्डन एरा भी कहते हैं एंटीबायोटिक्स का। लेकिन 1960 के बाद एक यकदम डिक्लाइन आया। उसके बाद नई एंटीबायोटिक्स डेवलप होना, दरियाफ्त होना बहुत कम हो गई। वही जो 1940 से 60 तक एंटीबायोटिक्स बनी थी, वो आज तक इस्तेमाल हो रही हैं। ऑल्दो नई एंटीबायोटिक्स हो रही हैं डेवलप, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं जितनी तेज़ी से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे किसी ज़माने में अगर आपको टाइफाइड होता था, वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन से ट्रीट हो जाता था, और भी उसके बाद एज़िथ्रोमाइसिन पे बात आई, और उसके बाद अब जाके बात पहुँच चुकी है इंजेक्शंस पे। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास इसके बाद 1 से 2 ऑप्शन बचती है। इसके अलावा जो टीबी है, पहले ज़मानों में टीबी का इलाज शुरू हुआ, उसके वो भी एक ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट था और उसका इलाज शुरू हुआ और वो बहुत देर चलता था, 5-6 महीने, लेकिन 2 से 3 दवाइयों एंटीबायोटिक से वो ट्रीट होना शुरू होता था। लेकिन अब उसमें टीबी में भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, यानी ना सिर्फ एक ड्रग से रेजिस्टेंस बल्कि मल्टीपल दवाइयों का असर खत्म होता जा रहा है। एक और बात बताती चलूं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होती है, उसका असर कैसे खत्म होता है। असर इस तरह खत्म होता है जैसे हम एंटीबायोटिक देते हैं, आपके जिस्म में जब एंटीबायोटिक जाती है और जरासीम पे अटैक होता है, आप 1 बार खाएँगे तो उसका असर होगा, 2 बार खाएँगे, 3 बार खाएँगे, उसका असर ज़रूर होगा। लेकिन एक वक़्त आता है कि जिस तरह एक दुनिया इवॉल्व होती है, एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट होती है, इसी तरह जो जरासीम है वो अपना जेनेटिक मटीरियल है, उसको अल्टर करके ये रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। उनको याद हो जाता है उसका फ़ॉर्मूला, दवाई का फ़ॉर्मूला याद हो जाता है, ताकि वो अपनी जान बचा सकें। इसी तरह जब उनका स्ट्रक्चर अच्छी तरह प्रोटेक्टिव बन जाता है, तो वही एंटीबायोटिक जो शायद साल पहले आपको असर कर रही थी, अब वो एंटीबायोटिक दी गई, तो वो असर नहीं करेगी। सो ये एक बहुत ही खतरनाक डिलेमा है। डब्ल्यूएचओ ने रिसर्च की थी 2019 में। 2019 में तकरीबन 50 लाख डेथ हुई थी 1 साल में, और अंदाज़ा जो डब्ल्यूएचओ का है कि 2050 तक यही डेथ टोल 1 करोड़ तक जा सकता है, और इसमें से हर 5 में से 1 बच्चा होता है। सो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इस पे अब मैं कल्चरली थोड़ा-सा बात करती हूँ, हम लोग करते क्या हैं? सपोज़ अगर आपको एक डॉक्टर एक चीज़ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है, वो डॉक्टर की असेसमेंट है, उन्होंने आपको असेस करके एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दी। लेकिन बाद में होता क्या है कि वही एंटीबायोटिक अगर घर पड़ी हुई है, नेक्स्ट टाइम अगर वो सेम इश्यू आया, तो आपने वही घर पड़ी बकिया दवाई खाना शुरू कर दी, खत्म हो गई, फार्मेसी पे जाएँगे, ना आपसे प्रिस्क्रिप्शन माँगी जाती है, ना आपसे पूछा जाता है आपको है क्या? आप डायरेक्टली कहेंगे मुझे ये एंटीबायोटिक चाहिए और आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। और ये एक बहुत बड़ा ये आई थिंक हकीकत है, हर बंदा इससे वाकिफ़ है, ये कोई ढकी-छुपी चीज़ नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर्स की भी ज़िम्मेदारी आती है कि वो बिल्कुल जब आपको ज़रूरत है तब एंटीबायोटिक दें, और जब आपको प्रिस्क्राइब नहीं की गई, तो वही फार्मेसी वाले आपको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स ना प्रोवाइड करें। क्या आपको इस बात का पता है कि फ्लू एक वायरस है, फ्लू वायरस, इस पे एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं है। ये बिल्कुल एंटायरली एक मिसकंसेप्शन है। जो एक चीज़ उस पे असर ही नहीं करती, हम उसको खा के अपनी बॉडी को पहले ही ट्रेन कर रहे हैं, अपने जो बॉडी में उसकी रेजिस्टेंस पहले ही डेवलप करवा रहे हैं। देते हम एंटीबायोटिक
तब है वायरस में, जब हमें अंदाज़ा हो, और ये असेसमेंट सिर्फ़ एक डॉक्टर कर सकता है, आप घर बैठे नहीं कर सकते, कि हमें जब पता लगे या हमें साइन्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँ कि इनको वायरस के साथ-साथ अब बैक्टीरिया की इन्फेक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है, तब हम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। सो और भी कोई केसेज़ हैं, जैसे डायरिया हो गया, उसमें भी डायरेक्ट हम लोग, जैसे ही डायरिया शुरू होता है, फ्लैजिल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, बहुत कुछ हम खाना शुरू कर देते हैं। ये सोचने की बजाय कि ये पूछ लें कि ये वायरस के सिम्पटम्स हैं या बैक्टीरिया के हैं, और इसका असर होगा भी या नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे फ्लू हो गया, उसमें हमें सेल्फ लिमिटिंग बीमारी होती है, यानी 1 हफ्ते, 5 दिन, 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर-अंदर ये सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ही खत्म हो जाती है बगैर किसी दवाई के। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैनाडोल ले लें, या खाँसी है तो खाँसी का सिरप ले लें। एंटीबायोटिक का इसके अंदर रोल है ही नहीं। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और इसको अपने फ्रेंड्स में भी फैलाएँ ये बात, और एक पब्लिक सर्विस मैसेज की तरह फैलाएँ, क्योंकि आगे आने वाला वक़्त हमारे लिए बहुत खतरनाक हो रहा है। मैंने शुरू में आपको बात बताई थी, एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि जब भी कोई बीमारी आती थी, वो डायरिया आया, तो एक पूरी की पूरी सोसाइटी वाइप आउट हो जाती थी। क्या आप आज की एज में ये अपने लिए कबूल करेंगे कि अगले 50 साल में या 30 साल में हमारे ऊपर ये दोबारा वक़्त आए? सो इस पे अभी एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ना अननेसेसरी एंटीबायोटिक लें, ना उसको रिपीट करें, जब तक आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करें। बहुत बड़ी रीज़न है फ्लू के दौरान एंटीबायोटिक लेना। जो फ्लू तो एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, हर सीज़न के जाते हुए, आते हुए सीज़न्स में आपको फ्लू शुरू हो जाता है। एक घर में बच्चे को हो तो पूरी फैमिली को हो जाता है। पूरी-पूरी फैमिली उस वक़्त एंटीबायोटिक ले रही होती है। इवन बच्चों को स्टार्ट कर दिए जाते हैं एंटीबायोटिक्स। अब ये जो स्टडीज़ हैं, ग्लोबल स्टडीज़ हैं, इसमें हमारे कल्चर को देखा जाए तो इसमें फिर मैं कहूँगी कि हमारे कल्चर में ये बहुत बड़े फिगर्स हैं, इससे भी ज़्यादा। हत्ता कि बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से भी रेज़िस्टेंस आ रही है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इस पे मज़ीद स्टडीज़ भी होनी चाहिए। जो चीज़ें ग्लोबल, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ को मिला के एक स्टडी की जा रही है, उन्होंने भी मेंशन किया है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें एंटीबायोटिक्स को ज़्यादा अब्यूज़ किया जा रहा है। अब्यूज़ का मतलब है कि आप उसको बगैर ज़रूरत के इस्तेमाल कर रहे हैं, और बार-बार कर रहे हैं, और अपने ही जिस्म पे ज़ुल्म कर रहे हैं। सो मेरा ये एंड पे एक मैसेज है कि आप लोग बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, बगैर ज़रूरत के एंटीबायोटिक्स बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। जब आपको प्रिस्क्राइब की जाए, सिर्फ़ तभी, अगर 5 दिन की लिखी है तो 5 दिन, अगर 7 दिन की है तो 7 दिन ही खाएँ। इससे ज़्यादा डोज़ेज़ ना लें। अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखें। थैंक यू।